हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज जो है हम एस्टेट की मैराथन सीरीज़ में ज्योग्राफी का एक अलग टॉपिक लेकर आए हैं। और आपको पता होगा कि इस टॉपिक से हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस टॉपिक से आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस टॉपिक को कवर करना इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली 2021 का जो टीजीटी एसएसटी का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए जो है इस टॉपिक को मैं लेकर आई हूँ। तो ये पूरा टॉपिक इस वीडियो में कवर करने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखो, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए ज्योग्राफी जो होता है जो जियो, जिसे हम जीईओ, जियो जो है वो उसका मतलब होता है पृथ्वी, और ग्राफी यानी कि स्टडी। तो इसका मतलब निकल के आता है कि पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका ज्योग्राफी कहलाता है। आज हम जानेंगे भारत की जो आपकी सामान्य जानकारी है उसके बारे में हम सारी चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो देखो, जो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता होगा हमारे यहाँ पर वर्ल्ड में जो है 7 जो महाद्वीप हैं वो पाए जाते हैं। और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा, एशिया, वो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जब हमने महाद्वीप वाला अपना कवर किया था। ठीक है, तो सबसे बड़ा एशिया होता है और एशिया के अंदर ही हमारा भारत आता है। तो हम यहाँ भारत की स्थिति देखने वाले हैं। आज भारत का पूरा जो आपका जो भौगोलिक जो क्षेत्र है भारत का वो पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्योग्राफी से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और वो जो है आपको अच्छे समझ आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको हर चीज़ समझ में आए। देखिए, एशिया जो है, एशिया के अंदर ही आपका क्या आता है, इंडिया आता है, भारत आता है। और ये जो है आपका, इसमें कहा भी गया है, भारत को क्या कहा गया, भारत के संविधान में, भारत को जो है एक संघ नहीं कहा है। आपको ध्यान रखना है, भारत का जो एक आर्टिकल 1 है उसके अंदर, आर्टिकल आपका 1 है उसके अंदर बताया गया कि भारत के राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है केवल भारत को एक संघ ना बताकर भारत को राज्यों का संघ कहा गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें आपके जो स्टेट हैं अभी वर्तमान में 28 हैं और यूनियन टेरिटरीज जो है आपकी 8 है वर्तमान में, यानी केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अब 8 कैसे हो गए, आपको पता है जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है उसे भी ऐड किया गया है आपके केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत। तो आपका जो है 31 अक्टूबर जो 2019 था उसमें जो है उसमें 19 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। पर इसके बाद दोबारा से जो है संशोधन किया गया और फिर जो है, यानी कि इससे पहले जब 31 अक्टूबर 2019 से पहले आपके देश में, हमारे देश में क्या है, 29 राज्य हुआ करते थे और 7 जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब क्या कर दिया गया है, 31 अक्टूबर जो आपका 2019 है उसमें जो है 2 हमारी यूनियन टेरिटरीज यानी कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर है उसे ऐड कर दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये 2 हमारी यूनियन टेरिटरीज ऐड हुई हैं और एक आपको ध्यान रखना है। फिर भी हमारे जो आप कहेंगे अब ये 7 पहले थी, अब जो है यहाँ पर तो ये 9 होनी चाहिए, पर हमारी यूनियन टेरिटरीज अब 8 हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपको ध्यान रखना है जो दादर नगर हवेली एक यूनियन टेरिटरी है आपकी और एक आपकी है दमन द्वीप, इन दोनों को ऐड कर दिया है और एक बना दिया है। तो इसका मतलब आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। और दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को कब ऐड किया गया है, 26 जनवरी 2020 को ऐड किया है। तो 28 स्टेट और जो आपकी 8 यूनियन टेरिटरीज जो है वर्तमान में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो, अगर हम अपने इंडिया का एरिया की बात करें तो आपका जो है 32 लाख 87 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है इंडिया का, भारत का। और वर्ल्ड में अगर इंडिया क्या अगर बात करें तो कितना क्षेत्र जो है विश्व का इंडिया जो है घेरता है, आपको ध्यान रखना है 2.4% तक जो है इंडिया जो है विश्व का जो हिस्सा है या फिर क्षेत्र जो है वो घेरता है, ये बात ध्यान रखनी है। अब देखो, रैंक की बात की जाए तो इंडिया की एरिया वाइज अगर रैंक, एरिया वाइज की बात है, पॉपुलेशन को लेकर नहीं है, पॉपुलेशन को लेकर आपकी रैंक जो है इंडिया की वो सेकंड है, बट एरिया वाइज बात की जाए तो 7th रैंक पर आता है इंडिया एरिया वाइज। तो फर्स्ट पर कौन है, तो फर्स्ट पर अगर एरिया वाइज क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो फर्स्ट पर हमारा रूस होता है, फिर हमारा कनाडा आता है, फिर चीन, फिर यूएसए, उसके बाद ब्राजील, फिर हमारा ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत आता है हमारा, और फिर अर्जेंटीना जो है वो आपका आता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसे कैसे याद करोगे, एक ट्रिक के साथ याद करोगे। कौन सी ट्रिक है, वो यही ट्रिक है, देखो, रुक चीन अब आया भारत। ये बस आपको लाइन याद रखनी है, रुक चीन अब आया भारत, यही लाइन याद रखो और इससे आपकी जो ट्रिक है वो बन रही है। रू से आपका रूस, ठीक है, कैसे, रुक से आपका रूस और कनाडा बन जाता है।
चीन तो सिंपली चीन आ गया आपका, ठीक है। ऐसे अब यहाँ पर अब में आपका जो है ऐसे यूएसए बन गया अमेरिका, और ब से आपका ब्राजील बन गया, आया से आपका ऑस्ट्रेलिया बन जाता है, और भारत जो है एज इट इज रहेगा। तो ये आप ट्रिक याद कर लो, इससे आपको जो है एरिया वाइज जो रैंक है वो आपको जो है यहाँ पर याद हो जाएगी, पहले कौन सा फिर कौन सा फिर कौन सा, ठीक है। आपको ध्यान रखनी है 7th जो रैंक है वो हमारे इंडिया की है वर्ल्ड में एरिया वाइज। अब देखो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखिए, तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो भारत की 2011 की जनगणना रही है 121 करोड़ जो जनगणना वो रही है, यानी कि 2011 में जनगणना में 121 करोड़ जो है वो माने गए हैं यहाँ पर जो जनसंख्या भारत की, ठीक है, पॉपुलेशन। अब देखो वर्ल्ड रैंक की बात की जाए तो 2nd रैंक है इसकी, और वर्ल्ड ऑक्यूपाइड यानी कितना जो मतलब वर्ल्ड जो कितने लोगों का जो मतलब कहा जाता है ना, कितनी पॉपुलेशन जो है वो पूरे विश्व में कितनी पॉपुलेशन जो ऑक्यूपाइड है भारत के द्वारा 17.5% तक की है, यानी कि पूरे विश्व में जितनी पॉपुलेशन है उसका 17.5% जो है भारत के लोग होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब पॉपुलेशन की बात की जाए तो रैंक में हमने बता ही दिया, 2nd रैंक जो है हमारी भारत की है, और आपको पता है 1st रैंक चाइना की हो चुकी है, 1st रैंक जो चाइना की है, और हो सकता है आने वाले सालों में अगर ऐसा ही रहा तो भारत की 1st रैंक हो जाए, ठीक। अब देखो 2nd रैंक भारत की है, और 3rd रैंक जो है अमेरिका की है पॉपुलेशन के मामले में, ये बात ध्यान रखनी है। पर जो चाइना और यूएसए उनके पास अच्छा खासा क्षेत्रफल है, ठीक, क्योंकि आपने देखा भारत जो है 7वें नंबर पर है एरिया वाइज, तो क्षेत्रफल होने के मुताबिक उनकी जनसंख्या जो है उनके अंडर कंट्रोल में, ओके। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर बात करें, ये मैंने मैप बनाने की थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश की है, थोड़ा सा आप समझिए इसे। देखो यहाँ पर आपको पता होगा ये नॉर्थ वाली साइड होती है, ये हमारी साउथ होती है, ये हमारी ईस्ट और ये वेस्ट है, और आपको ध्यान रखना है जो हमारी वेस्ट और साउथ है उसके यहाँ पर कौन सा हमारा अरब सागर है, ठीक है, और हमारी ईस्ट और साउथ के साइड में हमारा क्या है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, और अब इसके नीचे हिंद महासागर होता है, साउथ में हमारे यहाँ पर सारे का क्या हिंद महासागर है, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से मैप है। अगर आपसे पूछा जाता है नॉर्थर्न स्टेट बताइए कौन सा है, तो नॉर्थर्न स्टेट की बात हो रही है, यहाँ पर पॉइंट की बात नहीं हो रही, आपको ध्यान रखना है। पॉइंट जहां पर पूछा जाएगा वहां का आंसर अलग ही हो जाएगा आपका, वो अभी हम करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्ट पॉइंट कौन सा है, जो वेस्टेस्ट पॉइंट है आपका वो कौन सा है, इस तरीके से। अभी यहाँ पर जो है स्टेट की बात हो रही है, तो केवल आपको जो है यहाँ पर स्टेट पता होने चाहिए। तो नॉर्थ में सबसे नॉर्थर्न स्टेट, उसके बाद भारत का कोई स्टेट ना आता हो, कोई भी उसके बाद जो है भारत का कोई भी राज्य ना आता हो, वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश, आपको ध्यान रखना है। आखिरी सीमा जो नॉर्थ की जो है भारत से, वो राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है यहाँ से। अब देखो साउथ की साइड की बात की जाए, साउथ की साइड का मतलब आपका इस साइड वाली बात है, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु जो है वो जो है सबसे लास्ट में है, उसके बाद साउथ की साइड से कोई सा भी राज्य नहीं आता है। अब देखो वेस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर जो है वह गुजरात होता है, ठीक है, और आपकी ईस्ट की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश होता है इस साइड आपका, जो आपका ईस्टेस्ट पॉइंट है। अब सबसे बड़ा जो सागर अगर पूछ लिया जाए तो साउथ चाइना सी जो है सबसे बड़ा सागर है, ठीक, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर हमने स्टेट देख लिए, अब हम क्या देखने वाले हैं कि जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट के साथ साथ आपके क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं, तो ये यहाँ पर पॉइंट की बात ही हो रही है, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये हमारा फिर से मैप है, और यहाँ पर सबसे ऊपर अगर नॉर्थ की बात की जाए तो नॉर्थ में जो है आपका लद्दाख जो है, लद्दाख का जो इंदिरा कोल है, यहाँ पर हमारे स्टेट की बात नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो हमारा लद्दाख के अंदर इंदिरा कोल है वो आपका क्या है, सबसे सबसे ज्यादा नॉर्थ वाला साइड है उस पॉइंट के बाद, यानी कि ये जो इंदिरा कोल है इसके बाद जो है कोई भी जो पॉइंट है वो इंडिया का नहीं है, ये समझ में आपको ध्यान रखना है कि उस स्टेट के अंदर जो है, यहाँ पर अभी हमने देखा हिमाचल प्रदेश, तो स्टेट की बात हो रही थी इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश लिखा था, पर यहाँ पर जो है लद्दाख जो है आपका यूनियन टेरिटरी है, आपको ध्यान रखनी है। तो यूनियन टेरिटरी के अंदर जो इंदिरा कोल है वो नॉर्थ जो पॉइंट है आपका, वो ध्यान रखना है आपको, और ये कितने तक का है, 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड है, नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इंदिरा कोल कहाँ पर स्थित है, कौन से अक्षांश पर स्थित है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है। अब देखो अगर हम बात करें आपके इसकी ईस्ट की, यही ईस्ट होता है आपका, तो ईस्ट की बात करें तो हमने कहा था अरुणाचल जो प्रदेश है आपका ईस्ट वाला स्टेट है, सबसे लास्ट वाला स्टेट ईस्ट में। अगर इसके बाद देखें तो कोई भी भारत का जो स्टेट है वो नहीं दिखाई देता है, तो इस स्टेट के अंदर ही आपका एक किबीतू है, ठीक है, किबीतू एक क्षेत्र है किबीतू, तो वो जो क्षेत्र है किबीतू वो जो है भारत का लास्ट ईस्ट का पॉइंट रहेगा, उसके बाद कोई भी जो है कोई भी क्षेत्र भारत का नहीं आता है,
तो किबीतू जो है वो कौन से आपके लॉन्गिट्यूड पर है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किबीतू जो है वो लॉन्गिट्यूड पर है, और आपका जो गुजरात में जो ये गोहार मोती है ये भी आपका लॉन्गिट्यूड में है, पर आपका इंद्राकोल लैटिट्यूड में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कन्याकुमारी भी लैटिट्यूड में है। लैटिट्यूड का मतलब अक्षांश होता है और लॉन्गिट्यूड का मतलब देशांतर होता है। अक्षांश जो है आपके किस तरीके से होते हैं मैं थोड़ा फिर से बता देती हूँ। जैसे कि हमारी अर्थ है तो अक्षांश जो है हमारे इस तरीके से होंगे, और लैटिट्यूड इसे कहा जाता है। और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, लॉन्ग का मतलब खड़ा होता है, ठीक है, लंबा होता है, तो लॉन्गिट्यूड का मतलब जो है इस तरीके से लंबे, ये आपके जो है लॉन्गिट्यूड हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा जो ईस्ट की बात कर रहे थे, तो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश का किबीतू है उसका 97 डिग्री 25 या फिर 25 मिनट जो है आपका ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है उस पर स्थित है आपका किबीतू, ये ध्यान रखना है। अब देखो गुजरात की बात करें, इस साइड से आपका गुजरात जो है वेस्टेस्ट पॉइंट है। इसके बाद कोई भी जो है भारत का जो वेस्ट का पॉइंट, यानी कि वेस्ट में जो है, पश्चिम में जो है भारत के, इसके बाद गुहार मोती के बाद कोई भी क्षेत्र नहीं आता है भारत का। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 68.7 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, ये बात आप ध्यान रखो, ठीक। अब देखो यहाँ पर आपका कन्याकुमारी जो है आपका तमिलनाडु के अंदर है, और ये तमिलनाडु आपका क्या है, साउथ में है, ठीक। ये बात ध्यान रखनी है, साउथ में आपका क्या है, तमिलनाडु है, और इसके अंदर आपका एक कन्याकुमारी है। जैसे मैंने कहा था ऊपर की तरफ आपका ये इंद्राकोल और यहाँ पर नीचे आपका जो है कन्याकुमारी होगा, और कन्याकुमारी जो है वो आपका 8 डिग्री 4 जो मिनट है नॉर्थ लैटिट्यूड पर स्थित है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो इसका सेकंड नेम है वो आप ये ध्यान रख सकते हो, कैप कोमोरियन जो है इसका सेकंड नेम है कन्याकुमारी का, पर सेकंड नेम वगैरह इतना टफ नहीं पूछेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि साउथ में आपका कौन सा है, आपका कन्याकुमारी है। अब देखो कौन सा क्वेश्चन आया था आपका यहाँ से, आपका यहाँ पे पूछा गया था क्वेश्चन एस्टेट में, ये क्वेश्चन था कि आपका नॉर्थ से लेकर साउथ तक कितनी दूरी है, ठीक है, और फिर आपका जो वेस्ट से लेकर ईस्ट तक कितनी दूरी है, उन दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि इस वाले पॉइंट से नॉर्थ से लेकर साउथ तक की जो दूरी है, माइनस यहां से लेकर यहां तक की, यानी कि आपकी वेस्ट से लेकर ईस्ट तक की जितनी दूरी है उन दोनों को अगर माइनस कर देंगे, इन दोनों की दूरियों को, तो आपका कितना निकल के आएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो देखो जो लद्दाख है आपका, लद्दाख में आपका लद्दाख जो है और तमिलनाडु की जो दूरी है, इसका मतलब क्या है, नॉर्थ से लेकर आपकी साउथ की जो दूरी है वो कितनी है, ये आपका 3214 किलोमीटर की दूरी है ये आपका। देखिए फिर से देख लेते हैं मैप में, देखो ये हमारी जो नॉर्थ से लेकर, ये नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है, इसके बीच की जो ये दूरी है ये आपकी कितनी है, 3214 किलोमीटर की दूरी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश की जो दूरी है वो कितनी है, 2933 किलोमीटर की दूरी है गुजरात से आपकी जो है। ये देखो ये गुजरात है, गुजरात से आपकी जो इस साइड की दूरी, ये गुजरात जो है वेस्ट की साइड है, और आपका अरुणाचल प्रदेश जो है ईस्ट की साइड है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, वो आपकी है 2933 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल दोगे और वही आंसर आपका हो जाएगा। अब जल्दी से फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो निकाल कर बताओ, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो निकाल कर दिखाओ। अब देखो जैसे मैंने कहा था कि हमारा जो निचली साइड अगर हम देखें, हमारा जो तटीय प्रदेश है अगर हम देखें, तो ये जो है इस साइड हमारे जो अरब सागर है वो लगता है, और बे ऑफ बंगाल जो है हमारा इस साइड से लगता है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है। तो कई बार क्या होता है, यहाँ पर हमने देखा जो कन्याकुमारी है वो आपका क्या साउथ ईस्ट पॉइंट है, सबसे लास्ट वाला पॉइंट है। पर अगर हम बात करें जो आपका द्वीपीय समूह जो होते हैं, यानी कि जो ये बे ऑफ बंगाल वगैरह है उसके अंदर आपके जो द्वीपीय समूह हैं, तो जो द्वीपीय समूह है, यानी कि जो हमारे जो भी जैसे जो अवशेष वगैरह होते हैं वो सागर में जाकर जो है, महासागरों में जाकर जो है, मतलब जम कर क्या बन जाते हैं, एक द्वीप बना लेते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे द्वीपीय समूह है, तो यहाँ का जो द्वीपीय समूह है वो सबसे लास्ट वाला पॉइंट कहा जाता है। तो कई बार आपको कन्याकुमारी ने देकर आपको क्या दे दिया जाता है, आपको इंदिरा पॉइंट दे दिया जाता है। आपको ध्यान रखना है इंदिरा कोल जो था वो आपका जो है नॉर्थ का, सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है, सबसे उत्तरी जो पॉइंट है आपका इंदिरा कोल है। पर अगर आपको कन्याकुमारी ना देकर आपको द्वीपीय समूह का जो है दे दिया जाता है, साउथ का मोस्ट पॉइंट जो है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट अगर आपका जो है इंदिरा पॉइंट दे दिया जाता तो भी वो गलत नहीं होता है, क्योंकि अगर हम द्वीप समूह देखें बे ऑफ बंगाल का, तो उसमें जो है आपका इंदिरा कोल जो है सबसे लास्ट वाला पॉइंट है।
ठीक है। और ये जो है आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है आपका, ये पूरा पूरा कहा जाता है, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड कहा जाता है। और इसका लास्ट वाला पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट है, और ये आपका 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपका नॉर्थ जो लैटिट्यूड है उसमें है आपका। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और उसकी जो ओल्ड नेम है इसके इंदिरा पॉइंट के, आप ध्यान रखना चाहे तो रख लीजिए, पर इतना डीप में आपका नहीं आएगा। अब देखो भारत की जो स्थलीय सीमा है उसके बारे में जान लेते हैं कि भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो आपकी 15,200 किलोमीटर की है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा हमारा मैप जो है कुछ इस तरीके का, अभी हम मैप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो हमारा जो मैप है वो हमें इस तरीके से दिखाई देता है, और यहाँ का कुछ क्षेत्र हमारा पंजाब यहाँ पाकिस्तान में है, और यहाँ का कुछ क्षेत्र जो है चीन ने ले रखा है। ठीक, इस साइड इसके चीन है और इस साइड इसके पाकिस्तान है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको पता होगा जो कश्मीर है जो कश्मीर है उसका कुछ भाग जो है पाकिस्तान ने हड़प रखा है, हमारा ले रखा है, छीन रखा है। ठीक है, तो वो जो क्षेत्र कहलाता है वो POK कहलाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और चीन ने भी इसी तरीके से एक अक्साई चीन है वो जो है अपने अंदर मिला रखा है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को देख लेते हैं फटाफट। तो पहले समझो कि जो पाकिस्तान का समझते हैं पहले हम। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, ये वाला जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कश्मीर का क्षेत्र है, और ये किसने ले लिया, पाकिस्तान ने। जब कश्मीर और भारत का युद्ध हुआ था तब जो है छीन लिया था पाकिस्तान ने, आपको ध्यान रखना है। और इसे जो है POK कहते हैं, और इसे इसकी पूरी जो वो भी कई बार पूछ ली जाती है, तो इसका पूरा नाम जो है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और इसकी राजधानी क्या है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान वालों ने राजधानी बना रखी है इसकी, तो इसकी राजधानी जाफराबाद है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और एक और बात ध्यान रखो, भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 7 देशों से लगी हुई है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। ठीक, अभी हम जो है अपना चीन के बारे में भी देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा पाकिस्तान का POK नाम रख रखा है, जो हमारा हिस्सा पाकिस्तान में पाकिस्तान वालों ने हड़प रखा है। ठीक है, इसी तरीके से चीन वालों ने एक जो है अक्साई चीन जो है वो क्षेत्र छीन रखा है हमारा, यहाँ से ये छीन रखा है वाला क्षेत्र, इसे COK कहते हैं, ये बात ध्यान रखो। ठीक है, इसे COK कहते हैं, चीन ऑक्यूपाइड जो है समथिंग। अब देखो यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर जो हाईलाइट कुछ इस तरीके से, ये जो सीमा रेखा है यानी कि ये जो रेखा है इस रेखा को LOC कहते हैं। और ये जो रेखा है ये रेखा है हमारी पाकिस्तान और भारत के बीच में, जो हमने अनौपचारिक रूप से जो सीमा रेखा बनाई हुई है उसको हम LOC कहते हैं। अनौपचारिक रूप से क्यों कह रहे हैं आप इसे, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारी सीमा रेखा तो इस तरीके से ये वाली है, ये वाला क्षेत्र भी हमारे अंदर आता है, और इस क्षेत्र के इस साइड वाली जो रेखा है वो हमारी क्या सीमा रेखा होगी, भारत और पाकिस्तान के बीच की। पर ये क्षेत्र जो है पाकिस्तान ने ले लिया है, और इस वजह से क्या है, ये जो क्षेत्र है इसके बाद ये वाली जो रेखा है ये कौन सी है, आपकी LOC है, जो हमने जो है टेम्परेरी बनाई है LOC। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है LOC की फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब देखो इसी तरीके से आपका क्या है, इसी तरीके से LAC जो है आपकी चीन का जो क्षेत्र चीन ने हड़प लिया है, उसके बाद जो ये क्षेत्र की ये सीमा रेखा है जो भारत और चीन के बीच अनौपचारिक रूप से बनाई गई है, ये है LAC जो है उसे कहा जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आए तो आपका क्या होगा, LAC होगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैप में बात करूं तो मान लीजिए यहाँ पर जो कुछ क्षेत्र है इस तरीके से, यहाँ पर जो क्षेत्र है वो जो है इस तरीके से कुछ क्षेत्र जो है वो ले रखा है चीन ने। ठीक है, तो ये जो है आपका LOC कहलाता है। ठीक, तो ये जो इसकी सीमा रेखा है इस साइड से जैसे यहाँ से लग रही है, तो ये सीमा रेखा जो है LOC कहलाती है। और इसी तरीके से पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर से जो है इस तरीके से ले रखा है, तो यहाँ की जो सीमा रेखा, ये जो सीमा रेखा होगी हमारे साइड की, ये आपकी LAC कहलाती है। ठीक, जस्ट अ सेकेंड। अब चलिए, अब जो है ये हमने सब कुछ देख लिया है। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी जो देश है उसकी सीमा रेखा के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है यानी कि कौन कौन से देश के साथ जो है भारत की सीमा लगती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन से पड़ोसी देश जो है जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, तो देखिए इसे याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है, बचपन MBA। ठीक है, बचपन MBA याद रखोगे, इससे आपके जो है ये जो आपके 7 जो देश हैं जिनसे भारत की सीमा लगती है वो आपकी आ जाएगी। तो कैसे आएगी देखते हैं। बैल से आपका क्या बन जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है इससे भी भारत की सीमा लगती है।
और इतना ज़्यादा जो है डिटेल में याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस सीमा जो आप कौन कौन सी लगती है ये बात आप ध्यान रख सकते हो, और जिससे डिटेल में हो रहा है याद वो कर सकता है। आप देखो च से आपकी चीन हो जाएगी, चीन की सीमा रेखा भी लगती है, पै से आपका पाकिस्तान हो जाएगा, न से आपका नेपाल हो जाएगा, और यहाँ तक बचपन आपका कंप्लीट हो रहा है। फिर एम से आपका म्यांमार, बी से आपका भूटान, ए से आपका अफगानिस्तान। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। अब देखो कुछ पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा सीमा जो है, यानी कि अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा सीमा जो है कौन से पड़ोसी देश से भारत की लगती है, तो वो बांग्लादेश की लगती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा अगर कोई टच करता है भारत के राज्यों को तो वो है बांग्लादेश। ठीक, भारत के क्षेत्र को कोई टच करता है उसमें, क्योंकि हाँ यूनियन टेरिटरीज भी आ जाते हैं तो इसलिए केवल क्षेत्र नहीं कहेंगे, तो वो है बांग्लादेश। इसके बाद चीन की बात करें तो चीन सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 रैंक लेता है, तो इसलिए ये भी बात आपको ध्यान करते हुए चलना है। अब देखो जो भूटान है वो आपका सबसे कम क्षेत्रफल है, भूटान का सबसे कम एरिया वाइज जो है सबसे कम जो क्षेत्रफल है, अगर इसके भारत के आसपास के पड़ोसी देशों में बात की जाए तो पड़ोसी देश जो ये 7 है इनके अंदर जो है सबसे कम जो क्षेत्रफल है किसका, भूटान का है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान जो है सबसे कम जो सीमा रेखा जो टच होती है, कौन सा देश ऐसा है जिससे भारत की सबसे कम जो सीमा रेखा वो टच होती है, वो है आपका अफगानिस्तान। ठीक है, अब देखो जो पड़ोसी देश है जैसे बांग्लादेश हमने क्या अभी देखा बांग्लादेश, तो उसकी कौन सी नदी जो है, कौन सी नदी और जो चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे जो लंबी जो नदी है वो कौन सी है और चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बांग्लादेश की नदी है जमुना, वो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। तो ये जमुना जो है आपको ध्यान रखनी है, ये नदी जो है बांग्लादेश की है, और चोटी जो है इसका कोकोरा डोंग जो चोटी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है इसकी। अब देखो चीन की बात की जाए तो यांगहेजी जो है नदी है चीन की, और चेमालुंगमा ये जो माउंट एवरेस्ट की चोटी के अंदर आती है, चेमालुंगमा आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपसे ये चोटियों के बारे में पूछा जाता है इसलिए मैं बता रही हूँ। अब देखो पाकिस्तान जो है उसकी सिंधु जो है नदी है। ठीक, आपको पता होगा सिंधु नदी के किनारे जो हड़प्पा सभ्यता बसी थी, और सिंधु नदी अभी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर जा चुकी है। तो सिंधु नदी है इसकी, और K2 जो है आपका, K2 हमारा है वैसे तो, क्योंकि वो POK यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है उस क्षेत्र के अंदर जो चोटी है वो K2 है, और वो K2 जो है वो पाकिस्तान के पास गई हुई अभी फिलहाल के लिए जो चोटी है, तो सबसे ऊंची चोटी अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो K2 है, आपको ध्यान रखना। अब नेपाल की बात की जाए तो कर्णाली जो है नेपाल की नदी है, और माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है। और म्यांमार की बात की जाए तो इरावती जो है इसकी नदी है, और खाकाबो राजी जो है इसकी जो है चोटी है। भूटान की बात की जाए तो मानस जो नदी है इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और गंगाखर पुनसुम जो है इसकी जो है चोटी है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो हेलमंद जो है इसकी जो है नदी है, और सिकरम पर्वत जो है इसका क्या है, इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है। और हिंदू कुश पर्वत की ऊंची चोटी अगर पूछी जाती है तो वो भी आपकी सिकरम पर्वत ही है। ठीक है, अब भारत के जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो बनाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है कि वो क्या है, वो कुछ देशों के साथ जुड़ते हैं, यानी कि उनकी जो सीमाएं हैं वो क्या है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे टच होती है। जो कुछ ऐसे राज्य और कुछ ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी सीमा जो है भारत के पड़ोसी देशों से टच होती है। तो कितने हैं, 16 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जितने हमने यहाँ पर ये ऊपर देखे थे, ये जितने भी हमने देश देखे थे, इनके साथ कौन कौन से भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, यानी कि कौन कौन से जो भारत के राज्य और क्षेत्र जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो टच होते हैं, उनके बारे में अब हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। तो देखो जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान जो है वो जो है 3 राज्यों की, हमारे जो देश में 3 राज्य है उसकी सीमा जो है पाकिस्तान से टच करती है, और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसकी सीमा टच करती है पाकिस्तान से। तो देखो गुजरात, पंजाब और राजस्थान, गुजरात, पंजाब, राजस्थान जो राज्य हैं उसकी सीमा जो है पाकिस्तान से टच होती है। और 2 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, वो दोनों के दोनों जो हैं आपके पाकिस्तान से उसकी सीमा टच होती है। तो एक बार देख लेते हैं मैप में, गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो देखिए ये आपका गुजरात हो गया, इसकी सीमा लग रही है, ये पाकिस्तान है ना इस साइड का। ये आपका राजस्थान हो गया, इसकी सीमा भी लग रही है। ठीक है, और ये पंजाब हो गया, इसकी सीमा भी पाकिस्तान से लग रही है।
ठीक, अब देखो यहाँ पर आपका इसके पंजाब के बाद हमारी जम्मू कश्मीर आती है, इसकी सीमा लग रही है, और फिर आपका लद्दाख आ गया, यहाँ पर इसकी सीमा लग रही है। तो पाकिस्तान से ये राज्य जो है, ये राज्य सीमा बनाते हैं और ये केंद्र शासित प्रदेश सीमा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या रखा गया था? भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम रखा गया था रेड क्लिफ सीमा रेखा। और कब रखा गया था? इसका नाम 1947 में ही रख दिया गया था, रेड क्लिफ सीमा रेखा। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान के साथ केवल और केवल एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जो सीमा जो है उसकी टच होती है, उसका नाम है लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की ही सीमा रेखा टच होती है और किसी की टच नहीं होती। और आपको ध्यान रखना है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है उन दोनों की जो सीमा रेखा है उसका नाम डूरंड रेखा था। ठीक है, अगर पूछा जाए डूरंड रेखा क्या होता है तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। ठीक है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, आपको पता है बहुत लंबे टाइम की बात है ये, तो उस टाइम पर ये पाकिस्तान हमारे अंदर ही आता था। तो इस अकॉर्डिंग हमने बना रखा था कि पाकिस्तान और मतलब पाकिस्तान नहीं बोलेंगे, वो जो पाकिस्तान जहाँ पर ख़त्म होता है वो भारत के अंदर ही था। तो भारत और जो अफगानिस्तान है उसकी सीमा रेखा का नाम जो है इस तरीके से रखा गया था। अब वो पाकिस्तान में चला गया वो क्षेत्र। ठीक, तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर चीन जो है, चीन के साथ 4 राज्य जो सीमा रेखा साझा करते हैं और एक ये हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा रेखा साझा करता है। तो चीन के साथ जो 4 राज्य सीमा रेखा साझा कर रहे हैं उनके नाम है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और आपका अरुणाचल प्रदेश। और एक हमारी यूनियन टेरिटरीज है वो है आपकी लद्दाख। ठीक है, भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन है और ये 1914 में रखा गया था। मैकमोहन कौन सी है? भारत और चीन की सीमा रेखा को कहा जाता है। मैप में देख लेते हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। देखो उत्तराखंड, यहाँ से आपका उत्तराखंड आ जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड, ये रहा उत्तराखंड, ये हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, और लद्दाख जो है ये एक यूनियन टेरिटरी है, ये भी सीमा साझा कर रही है चीन के साथ क्योंकि चीन ये रहा आपका। ठीक है, और आपका यहाँ पर इसके बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश जो है ये भी हमारी सीमा रेखा साझा करता है चीन के साथ। ठीक, और सिक्किम। ठीक, तो ये सिक्किम जो है आपने देखा, ये छोटा सा जो सिक्किम है ये भी हमारी सीमा रेखा साझा कर रहा है। और आपको ध्यान रखना है जो नेपाल और भूटान है, ये नेपाल और भूटान है, इसके बीच में क्या है? सिक्किम हमारा भारत देश है जो नेपाल और भूटान को अलग करता है। ये बात पे आपको ध्यान रखना है, नेपाल और भूटान जो देश है उन दोनों को अलग करने वाला सिक्किम है। ठीक, अब देखो आगे चलते हैं। अब नेपाल की बात करते हैं तो नेपाल में आपके 5 जो राज्य हैं, 5 राज्य केवल और केवल राज्य ही जो सीमा है और सीमा रेखा है वो साझा करते हैं। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है वही जो है साझा करते हैं। तो देखते हैं नेपाल में, ये रहा नेपाल, ये रहा नेपाल। नेपाल से उत्तराखंड करता है, उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये रहा बिहार कर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर सिक्किम कर रहा है। ठीक, तो 1 2 3 4 और एक और कौन सा रह गया आपका? जस्ट अ सेकेंड, अबे देख लेते दोबारा से कौन कौन सा। उत्तराखंड देख लिया हमने, ये उत्तर प्रदेश देख लिया, बिहार देख लिया। हाँ, पश्चिम बंगाल जो है छोटा सा नीचे रह गया आपका, पश्चिम बंगाल। तो देखो यहाँ पर जो है पश्चिम बंगाल जो है ये रहा वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल है और इसका येलो कलर यहाँ तक गया हुआ ना, तो ये भी ये वाली जो सीमा रेखा है ये जो है पश्चिम बंगाल जो है टच कर रहा है। तो ये नेपाल के जो है 5 यहाँ से हो गए हमारे। अब चलो आगे चलते हैं, भूटान का देखते हैं। भूटान से केवल और केवल जो 4 राज्य वही सीमा रेखा साझा करते हैं, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम ये भूटान के साथ जो है सीमा रेखा साझा करते हैं। तो हमारा जो भूटान है ये रहा, भूटान के साथ सिक्किम कर रहा है। सिक्किम तो आपको ध्यान रखना है नेपाल और भूटान को अलग करने वाला सिक्किम हो गया। ठीक है, वेस्ट बंगाल कर रहा है, येलो यहाँ भी जा रहा है। ठीक है, ये रहा वेस्ट बंगाल भी कर रहा है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश भी कर रहा है। ठीक, और ये असम जो है असम भी कर रहा है। तो ये हमारे हो गए। अब देखो म्यांमार, म्यांमार जो है उसके साथ 4 राज्य जो है अपनी सीमा रेखा साझा करते हैं। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है म्यांमार के साथ क्या कर रहे हैं? सीमा रेखा साझा कर रहे हैं। तो देखो अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है, और सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं देखना है हमें देखना है म्यांमार। तो म्यांमार हमारा कहाँ पर है? ये रहा म्यांमार।
ये रहा हमारा म्यांमार, और इसके साथ कौन कौन से जो है सीमा रेखा जो है साझा करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलो आगे चलते हैं, हमारा बांग्लादेश देखते हैं। बांग्लादेश के साथ जो 5 राज्य हैं वो सीमा रेखा साझा करते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आपको ध्यान रखना है 5 जो राज्य हैं वो याद, आप इनको तो याद करना ही पड़ेगा। देखो ज्योग्राफी में हम कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, फिर तो आपको याद करना ही पड़ता है। अब देखो जो आपका जो मिजोरम है वो 3 ओर से क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। तीनों ओर से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है, और कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो वो कौन सा हमारा राज्य है, वो हमारा मिजोरम, ठीक। अब देखो नेपाल और भूटान के बीच में जो सिक्किम, मैंने कहा था सिक्किम ही अलग करता है नेपाल और भूटान को, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 3 देश के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले हमारे कुछ राज्य यहाँ पर ऐसे हैं। आप देखिए जो हमारे राज्य जो हैं 3 देशों के साथ जो है, मतलब कि 3 देशों के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, उन राज्यों के नाम यहाँ पर देखो। जैसे लद्दाख, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य नहीं है, ये हमारा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, ये 3 देश है, इनके साथ क्या करता है, अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो साझा करता है, अपनी सीमा जो है साझा करता है, ठीक। सिक्किम जो है, सिक्किम नेपाल के साथ, भूटान के साथ और चीन के साथ। वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश भूटान, चाइना और हमारा म्यांमार जो है उसके साथ जो है करता है साझा। 5 राज्य जिनकी जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही तटीय सीमा है, यानी कि ना तो वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए और ना ही वो तटीय सीमा से लगे हुए। तटीय सीमा का मतलब है जहाँ पर जो समुद्र होता है, महासागर होता है, तो ना तो महासागर से उसकी सीमा लगी हुई है ऐसे राज्य। इसका मतलब क्या है, वो जो है हमारा जो मैप कुछ इस तरीके का होता है, मतलब कुछ इसी तरीके का होता है। तो ना तो वो इस साइड है, ना ही वो इस साइड वाली सीमा रेखा पर है, ना ही, यानी कि जहाँ पर भी सीमा रेखा है उन पर नहीं है, बीच में ही कहीं होंगे 5, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रही थी आपको। देखो ये रहा हरियाणा, तो हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो किसी के साथ सीमा रेखा साझा नहीं करते हैं, ना तो किसी पड़ोसी देश के साथ, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसी के साथ साझा नहीं करते, और साथ ही साथ जो है ना ही तटीय सीमा जो है अपनी बनाते हैं। तो हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। देख लो एक बारी तेलंगाना, तो तेलंगाना ये रहा बीच में, ना तो इसके साथ कुछ यहाँ की ये लग रही है, ना ही जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है, ठीक है, तेलंगाना हो गया। अब देखो छत्तीसगढ़, हीरा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक। राजस्थान नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी पाकिस्तान के साथ लग रही है, ठीक। अब देखो झारखंड, ये हो गया, नहीं हाँ ये झारखंड हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। और आपका हरियाणा, ये रहा हरियाणा, तो ये हो गए हमारे। अब देखो आगे चलते हैं, अब तटीय सीमा की बात करते हैं। तटीय सीमा जो है, हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख लिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का मतलब है कौन कौन से जो हमारे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। अब यहाँ पर हम तटीय सीमा के बारे में देखेंगे। तटीय सीमा का मतलब जैसे मैंने बताया कि हमारे एक तरफ जो है अरब सागर है, एक तरफ जो है बे ऑफ बंगाल है, और नीचे के साइड हमारा हिंद महासागर है, साउथ के साइड। तो ये जो है इनके साथ कौन अपनी सीमा रेखा साझा करता है, वो राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से। अब देखो अरब सागर के साथ कौन साझा करता है, गुजरात करता है, महाराष्ट्र करता है, गोवा करता है, कर्नाटक करता है और केरल करता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इस तरीके से देख सकते हो इस साइड वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर साझा कर रहे हैं अरब सागर की तरफ। अरब सागर यहीं होता है ना, तो इनके साथ साझा कर रहे हैं। अब देखो हमारा जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल के साथ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जो अपनी सीमा जो है साझा करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भारत की जो तटीय सीमा है उसके बारे में हम देखेंगे। तो भारत की जो तटीय सीमा है वो क्या है, 6100 किलोमीटर तटीय सीमा जो है भारत की है, ठीक। अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी देखी थी ना, अब देखो ये भारत की तटीय सीमा है। द्वीपों को मिलाकर अगर बात की जाए तो वो इतना बनता है, ठीक। ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार पूछे जा सकते हैं, पर यहाँ पर जो है मतलब इंपॉर्टेंट की बात तो ये है कि हर चीज़ ही इंपॉर्टेंट होती है, पर आपको अच्छे से चीज़ें कवर करनी है। मतलब कि कई बार पढ़ोगे, रिवीजन करोगे तो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ जाएगा। जब क्वेश्चन आएगा तो कहीं ना कहीं आपको खुद पता चल जाएगा कि ये मैंने पढ़ रखा है। अब देखो भारत के जो 9 राज्य और 4 जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, वो तटीय सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ ही बात बता दी है कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं। तटीय सीमा की बात हो रही है। तो 5 राज्य जो हैं
आपके कौन कौन से हैं जो अरब सागर के साथ बनाते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, अभी हमने डिस्कस किया था ऊपर। और 4 जो राज्य हैं वो हमारा वे जो बे ऑफ बंगाल है उनके साथ बनाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक, अब देखो यहाँ पर हमारा जो है आपको ध्यान रखना है, ये जो 1 मिनट देखो, आपको जो गेट जो है GAT, गेट जी, इस तरीके से ये जो है याद रखना है। अब गुजरात, फिर इसके ए का मतलब है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, और टी का मतलब है तमिलनाडु, और जी का मतलब यहाँ पर गोवा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखो कि ये जो आपका सर्वाधिक जो तटीय सीमा बनाने वाला जो राज्य है उसका नाम गुजरात है, यानी कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसकी है? तो वो है गुजरात की। यानी सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा कौन बनाता है? गुजरात बनाता है। और सबसे कम तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा बनाता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अब देखो, 4 जो केंद्र शासित तटीय सीमा बना रहे थे वो कौन कौन से थे? पहला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ठीक। दूसरा जो है हमारा लक्षद्वीप है, वो भी तटीय सीमा बनाता है। तीसरा पुडुचेरी जो हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी बनाता है तटीय सीमा। और चौथा दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप, ये जो है 4 के 4 जो है तटीय सीमा बनाते हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश हमारे, ठीक। अब देखो, किसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा जो है लगती है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लगाएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो हमने पढ़ा था कि गुजरात की सबसे ज़्यादा जो है तटीय सीमा लगती है, पर यहाँ पर हम जो है अंडमान और निकोबार क्यों लगा रहे हैं? अगर आपसे राज्य और केंद्र शासित मेंशन करे बिना आपसे पूछ लिया जाए तो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। पर अगर आपसे केवल राज्य पूछा जाता है कि सबसे अधिक तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उसका जो आंसर है वो आपका गुजरात होगा। आप देखो, पुडुचेरी जो है, आपको ध्यान रखना, जो पुडुचेरी है वो 4 जिलों से लगा हुआ है और 3 राज्यों में स्थित है। पुडुचेरी हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी 4 जिलों से और 3 राज्यों में स्थित है पुडुचेरी। अब 4 जिले कौन कौन से हैं? ध्यान रखो, यामन जिला है, पुडुचेरी खुद एक जिला है, ठीक है, और कराईकल जिला है और माहे जिला है। अब ये जो ऊपर के 3 जिले हैं ये आपके बे ऑफ बंगाल जो है उस साइड है, और आपका अरब सागर की तरफ केवल एक जिला है, उसका नाम है माहे, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे कम क्षेत्रफल भी माहे का है, और माहे कहाँ पर स्थित है? केरल जो राज्य है उसके अंदर माहे जिला स्थित है। ये पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है इसके अंदर ही आता है। यानम जो आंध्र प्रदेश के अंदर एक जिला है, पुडुचेरी तमिलनाडु के अंदर एक जिला है, कराईकल जो है तमिलनाडु के अंदर एक जिला है। तो तमिलनाडु के अंदर 2 जिले हैं पुडुचेरी के, एक तो खुद पुडुचेरी नाम है उसका और एक कराईकल है, ये दोनों जिले हैं। और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के अंदर जो है पुडुचेरी जो है इन 3 राज्यों के अंदर जो है स्थित है, आपको ध्यान रखना है। अब और सबसे अधिक जो पुडुचेरी का क्षेत्र कौन से जिले में है? वो पुडुचेरी के ही अंदर है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब भारत की अगर समुद्री सीमा की बात की जाए तो समुद्री सीमा की बात करें तो इसका मतलब क्या है? समुद्री सीमा का मतलब दोबारा से मैप पे आते हैं और फिर समझते हैं। देखो, जैसे कि आपको पता है ये समुद्री सीमा ही तो है, इसके बाहर ये समुद्र स्टार्ट हो जाता है इस साइड भी और नीचे के साइड भी, ठीक है। तो ये जो है समुद्री सीमा है। अब ये जो है कब कहाँ तक जो है भारत का अधिकार रहेगा? क्या यहीं तक रहेगा जो मैंने यहाँ पर जो ये लाइन बना दी है, जस्ट अ सेकेंड, क्या मैंने ये जो आपकी ड्रॉ कर दी है लाइन, क्या यहीं तक जो है भारत का अधिकार रहेगा? यानी कि ये जो स्थल है, यहाँ पर तो स्थल ही है ना ये सारे के सारे, क्या यहीं तक इसका अधिकार रहेगा भारत का, या फिर जो है समुद्र है, समुद्र में भी भारत का अधिकार रहेगा? और रहेगा तो कहाँ तक रहेगा? कुछ डिसाइड तो होना चाहिए ना। तो आपस में देशों की लड़ाई होगी कि ये तो मेरा समुद्री इलाका आ रहा है, तुम क्यों आ रहे हो यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कुछ डिसाइड किया गया और ये भारत का नहीं है, हर देश के अंदर का है कि हर देश के अंदर जो है, हर देश की सीमा जो तटीय सीमा है उसके कितनी दूरी तक उस देश का जो है अधिकार रहता है और किस किस लेवल पर क्या क्या अधिकार रहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो समुद्री सीमा है उसे नापने के लिए नॉटिकल मील जो शब्द है उसका प्रयोग किया जाता है, इस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। समुद्री सीमा को नापने के लिए नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम NM बोलते हैं, ठीक है। और NM जो 1 NM में कितने वो होते हैं किलोमीटर? 1.852 किलोमीटर होता है, ठीक। तो इसे समुद्री मील कहा जाता है, इंग्लिश में नॉटिकल मील कहा जाता है। अब देखो, यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये भारत की ये सीमा है, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़े जो क्षेत्र है हो रखे हैं यहाँ पर इस तरीके से, पर हम इसे इस तरीके से सीधा कर देते हैं, ठीक है। तो ये सीमा है इसकी, ठीक है। तो ये जो हमने इस तरीके से सीधी कर ली है ये वाली।
और इसके बाहर जो है हमारा कहाँ तक का जो क्षेत्र है, जो भारत के अधिकार जो है, वहाँ तक भारत अपने अधिकारों का यूज़ कर सकता है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो आपका 12 नॉटिकल मील तक, ये जो 12 नॉटिकल मील है, यहाँ तक जो है भारत का प्रादेशिक समूह जो है वो होता है। और जो ये हमने सीधी करके लाइन बनाई है ना, इस लाइन को हम कहते हैं बेस लाइन, आधार रेखा कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इस लाइन को आधार रेखा कहा जाता है। और 12 नॉटिकल मील तक जो है भारत का प्रादेशिक समूह है। यहाँ पर भारत हर तरीके का जो अधिकार है अपना प्रयोग कर सकता है। ठीक, इस पे कोई भी वो नहीं है। इसके बाद स्टार्ट होता है आपका 12 के बाद आपको ध्यान रखना 24 नॉटिकल मील आता है। ठीक है, 12 जो 2 जा कितना होता है 24, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो दूसरा जो है आपका ये ध्यान रखना है, ये जो है 12 नॉटिकल मील के बाद 24 नॉटिकल मील आता है। और ये 24 नॉटिकल मील जो है आपकी इस बेसिक लाइन जो है, बेस लाइन जो है यहाँ से 24 है। यहाँ अगर हम 12 नॉटिकल बाद की बात करेंगे तो ये कितना होगा, 12 नॉटिकल बाद यहाँ की अगर बात करें तो ये भी 12 ही निकल के आएगा नॉटिकल मील। ठीक है, पर ये जो है आपका अगर बेस लाइन से आपसे पूछा गया है तो ये जो है आपका 24 नॉटिकल मील होता है। ठीक है, इसके बीच की जो आपका अंतर है। अब देखो, ये जो 24 नॉटिकल मील है, यहाँ पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, संलग्न क्षेत्र कहा जाता है। और इसमें कौन कौन से अधिकार होते हैं भारत के पास, जरा जान लो। इसमें जो है आपके जो भारत है उसके पास जो है सीमा शुल्क लेने का अधिकार है। ठीक है, अगर कोई दूसरा जहाज वगैरह आ रहा है इस नॉटिकल मील के अंदर, 24 नॉटिकल मील के अंदर, तो भारत उससे क्या लेगा, सीमा शुल्क ले लेगा। साफ सफाई वगैरह का अधिकार जो है भारत को है, साफ वगैरह करवाने का। जो वित्तीय अधिकार जो है वो भी भारत का जो है इस 24 नॉटिकल मील तक जो है वो रहता है। इसके बाद जो क्षेत्र आता है आपका 200 नॉटिकल मील का, यानी कि यहाँ से लेकर बेस लाइन से लेकर 200 नॉटिकल मील तक जो है भारत का जो ये क्षेत्र है, इसे EEZ के नाम से जाना जाता है। EEZ का पूरा नाम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है ये कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अन्य आर्थिक क्षेत्र जो है हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, इस क्षेत्र में जो भारत के अधिकार है वो कौन कौन से होते हैं, इस क्षेत्र में भारत के पास अधिकार होते हैं कि अगर कोई नया जो द्वीप है उसका निर्माण करना चाहे तो वो कर सकता है। नए द्वीप का निर्माण कैसे करेगा, जैसे कि आपको पता होगा जो सागर वगैरह होते हैं उसमें जो है अगर हमारा जो कूड़ा कचरा करकट वगैरह जो है वो जमा हो के और बहुत लंबे टाइम के बाद परिवर्तन होकर वो क्या है, एक द्वीप बन जाता है। तो अगर ऐसा करना चाहे तो भारत कर सकता है, एक नए द्वीप का निर्माण भारत कर सकता है। ठीक है, एक नए द्वीप का निर्माण कर सकता है। साथ ही साथ जो प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड अगर उसे कुछ भी करना है तो वो जो है 200 नॉटिकल मील तक कर सकता है, पर इससे आगे नहीं कर सकता है। इसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान, यानी कि वैज्ञानिक रूप से कुछ भी साइंटिफिक जो रिसर्च वगैरह करनी है वो भी 200 नॉटिकल मील तक ही कर सकता है, भारत इससे आगे नहीं कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी। यहाँ तक था भारत का राज। इसके बाद स्टार्ट होता है कि इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी आपका जो भी सागर है वो जो है किसका सागर होगा, वो उस सागर को कोई भी यूज कर सकता है। यानी कि इस एरिया को, इस 200 नॉटिकल मील के बाद जो भी आपका ये एरिया है, हमारा एरिया तो नहीं रहेगा, इसे कोई भी देश यूज कर सकता है। इस पे ना तो उसे कोई सीमा शुल्क देना पड़ेगा, कुछ भी देना पड़ेगा। ठीक, तो 200 नॉटिकल मील तक ही, भारत ही नहीं कोई भी देश जो है 200 नॉटिकल मील तक ही क्या कर सकता है, जो अपने अधिकार है उसे जो है लागू कर सकता है। और वो अधिकार भी जो डिवाइड है, 12 नॉटिकल मील में दूसरे अधिकार है, 24 नॉटिकल मील में अलग अधिकार है और 200 नॉटिकल मील में अलग अधिकार है। ठीक है, अब देखो 12 नॉटिकल मील में कितने अधिकार थे, उसको जो है प्रादेशिक समूह जो है ये कहा जाता है उसे, और इसमें जो है वो कोई भी अधिकार नहीं यूज कर सकता है। 24 नॉटिकल मील जो है बेस लाइन से 24 नॉटिकल मील जो है उसे संलग्न जो क्षेत्र है वो कहा जाता है, और उसमें अधिकार सीमा शुल्क ले सकता है, साफ सफाई की व्यवस्था जो है वो कर सकता है, और वित्तीय अधिकार जो उसके पास होते हैं। अब फिर 200 नॉटिकल मील जो है, 200 नॉटिकल मील को EEZ के नाम से जाना जाता है, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के नाम से जाना जाता है। उसमें जो अधिकार है भारत के पास कौन कौन से है, नए जो द्वीप का निर्माण कर सकता है वो, प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड कुछ भी रिसर्च वगैरह करनी है, जो भी करना है प्राकृतिक संसाधन को लेकर वो कर सकता है, और वैज्ञानिक जो रिसर्च वगैरह है, जो अनुसंधान वगैरह वो कर सकता है 200 नॉटिकल मील के तहत। इसके बाद वाला जो क्षेत्र होता है, इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद जो है उसे हाई सी कहा जाता है, उच्च सागर कहा जाता है, और उस पर जो अधिकार होता है सभी देशों का संपूर्ण अधिकार होता है, कोई रोक टोक नहीं होती है, कोई सीमा शुल्क वगैरह नहीं होता है, हर देश जो है उसे कैसे भी यूज कर सकता है। तो ये हमने देख लिया है, और इसके बाद हमने जो है यहाँ पर अपना जो सारी चीजें कवर कर ली है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप क्या कर सकते हो,
हमारे चैनल को आप क्या कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया और प्लेलिस्ट की जो लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। उन प्लेलिस्ट में मैंने जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ठीक है। जो प्लेलिस्ट बनाई है एक अलग से बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, मैराथन सीरीज की अलग से बनाई है और क्वेश्चन सीरीज की अलग से बनाई गई है आपकी। तो इन सारी चीज़ों को आप देख सकते हो। तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और प्यारे से कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि वीडियो कैसी लगी, और हाँ अगर नहीं अच्छी लगी तो वो भी बता सकते हो। अब जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।